नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो है लिलियम टिग्रिनम, जिसे टाइगर लिली के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास कुछ पुराने दस्तावेज हैं जो इसके प्रभावों की एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। और आज हमारा मिशन सिर्फ इन लक्षणों की एक लिस्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि एक पहेली को सुलझाना है। इन दस्तावेजों में जो बातें बताई गई हैं वो इतनी बिखरी हुई और एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं कि पहली नजर में कोई मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल। हमारा काम इन टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना है। हाँ, एक तरह की जासूसी जैसा है ये। और कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब सुराग से होती है। इन दस्तावेजों में साफ साफ लिखा है कि इसके ज्यादातर प्रभाव शरीर के बाईं ओर महसूस होते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी मजेदार बात है। हाँ, और ये हमें तुरंत एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है कि ये कोई बेतरतीब हमला नहीं है, बल्कि शरीर के एक खास हिस्से को निशाना बनाया जा रहा है। ये हमारे विश्लेषण के लिए एक शुरुआती बिंदु है। तो चलिए इस पहेली के सबसे उलझे हुए हिस्से से शुरू करते हैं, मतलब मानसिक और भावनात्मक स्थिति। यहाँ जो तस्वीर खींची गई है वो किसी आम उदासी या चिंता जैसी नहीं है। इसमें व्यक्ति के अपने उद्धार, अपने सेल्वेशन को लेकर एक जुनून भरी परेशानी का जिक्र है। हाँ, और ये एक गहरी अस्तित्व से जुड़ी चिंता है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक ऐसी भावना है जो हर चीज पर हावी हो जाती है। इसके साथ गहरी उदासी, हर समय रोने की इच्छा और एक अनजाना सा डर लगातार बना रहता है। इन नोट्स में एक बहुत ही मार्मिक बात लिखी है। व्यक्ति को लगता है कि लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसे अंदर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक तरह की और इसी शून्यता के साथ कुछ बहुत ही विस्फोटक भावनाएं भी हैं जो इसे और भी ज्यादा अजीब बना देती हैं, है ना? एक तरफ तो व्यक्ति इतना उदास है और दूसरी तरफ उसके मन में गाली देने, मारने और अश्लील बातें सोचने जैसे हिंसक विचार आ रहे हैं। ये तो बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है, ये एक तीव्र आवेग है। लेकिन देखिए, इसी सिक्के का दूसरा पहलू क्या है कि डर भी है। हाँ, उसी व्यक्ति को अकेले रहने से डर लगता है। उसे लगता है कि वो पागल हो जाएगा या उसे कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। तो एक ही मन में आक्रामकता और अत्यधिक भय दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक जबरदस्त आंतरिक खींचतान। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि लेखक इन सभी मानसिक तूफानों को सीधे गर्भाशय की समस्याओं, मतलब यूट्राइन इरिटेशन से जोड़ते हैं। यही इन पुराने ग्रंथों की सबसे आकर्षक बात है। वे मन और शरीर को दो अलग अलग चीजों की तरह नहीं देखते थे। उनके लिए शरीर का हर हिस्सा मन से जुड़ा था। यहाँ एक और विरोधाभास है जिसे समझना जरूरी है। व्यक्ति पूरी तरह से सुस्त है, लिस्टलेस, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकता। बेचैनी है, पर वो चलना भी नहीं चाहता। ये तो ऐसी स्थिति होगी कि शरीर कह रहा है मुझे आराम करना है और मन कह रहा है मुझे भागना है। और फिर ये बात भी है, कुछ करने की लगातार इच्छा, जल्दबाजी का व्यवहार, लेकिन कोई महत्वाकांक्षा नहीं। हाँ, मतलब व्यक्ति बस व्यस्त रहने के लिए भागदौड़ कर रहा है, शायद अपने अंदर की बेचैनी को दबाने के लिए। एक उद्देश्यहीन जल्दबाजी। बिल्कुल। ये एक तरह से अंदरूनी बेचैनी को बाहरी गतिविधि में बदलने की एक नाकाम कोशिश है। और मानसिक लक्षणों में एक और बहुत ही अजीब और विशिष्ट बात का जिक्र है, सिर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर, जिसे वर्टेक्स कहते हैं, एक जंगली पागलपन जैसी सनसनी महसूस होना। वाइल्ड क्रेजी फीलिंग। ये कोई आम सिरदर्द नहीं है, ये तो दिमागी संतुलन खो देने जैसा एक बहुत ही डरावना एहसास होगा। वाकई ये मानसिक और भावनात्मक स्थिति की एक बहुत ही जटिल और तकलीफदेह तस्वीर है। अच्छा, ये जो पेल्विक एरिया में बेचैनी की बात हुई, चलिए उसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शारीरिक लक्षणों में पेट और पेल्विस से जुड़े लक्षण सबसे प्रमुख लगते हैं। हाँ, यहाँ लगातार नीचे की ओर एक दबाव या खिंचाव महसूस होने का जिक्र है। और जिस तरह से इसका वर्णन किया गया है वो बहुत ही तीव्र है। बहुत तीव्र। ऐसा महसूस होना जैसे सारे अंग बाहर निकल जाएंगे। ये सिर्फ एक हल्का सा भारीपन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्रबल और परेशान करने वाला एहसास है। और इसमें एक बहुत ही अजीब बात बताई गई है। आमतौर पर कोई सहारा देने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ लिखा है कि वल्वा को हाथ से सहारा देने पर यह एहसास कम होने के बजाय और भी बुरा हो जाता है। ये तो बिल्कुल ही उल्टा है ना? ऐसा क्यों हो सकता है? ये एक बहुत ही अनोखा लक्षण है और ये दिखाता है कि ये समस्या सिर्फ शारीरिक ढीलेपन की नहीं है, बल्कि नसों की संवेदनशीलता, मतलब नर्व सेंसिटिविटी भी बहुत बढ़ गई है।
अच्छा, और कोई भी स्पर्श या दबाव उस बेचैनी को और बढ़ा देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये पेट का खिंचाव ऊपर की तरफ भी असर डालता है। एक मिनट, ये कनेक्शन मुझे थोड़ा अजीब लगा। पेट के निचले हिस्से में दबाव का सीधा संबंध दिल की धड़कन से कैसे हो सकता है? यह एक बेहतरीन सवाल है। लेखक सीधे तौर पर शारीरिक क्रिया का वर्णन तो नहीं करते, लेकिन वे इन दोनों को एक साथ होने वाले लक्षण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह शायद दिखाता है कि पेल्विक क्षेत्र में नसों का जाल कितना जटिल है और कैसे वहां की बेचैनी पूरे शरीर के ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को हिला सकती है, जिससे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है। अच्छा, तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। और मासिक धर्म से जुड़ी बातें तो और भी ज्यादा अजीब हैं। बताया गया है कि मासिक धर्म समय से पहले होता है, मात्रा में कम, गहरे रंग का और दुर्गंधयुक्त। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो बहाव वाली बात। हाँ, कि बहाव सिर्फ तब होता है जब व्यक्ति चलता फिरता है। जैसे ही वो बैठती या लेटती है, बहाव रुक जाता है। ये तो बिल्कुल ही अविश्वसनीय है। मतलब चलना एक स्विच की तरह काम कर रहा है। मैंने ऐसा लक्षण पहले कभी नहीं सुना। ये किस तरह की शारीरिक क्रिया हो सकती है? ये शायद गर्भाशय की अत्यधिक कमजोरी, जिसे एटॉनिक कंडीशन कहा गया है, उसकी ओर इशारा करता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण और गति मिलकर ही बहाव को संभव बना पाते हैं, वरना मांसपेशियां इतनी कमजोर हैं कि वे अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं। और यहाँ गर्भाशय के अपने जगह से हटने का भी जिक्र है, एंटीवर्जन और रेट्रोवर्जन। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब गर्भाशय अपनी सामान्य स्थिति से आगे या पीछे की ओर झुक गया है। में सुधार बहुत धीमा होता है, जो पूरे पेल्विक क्षेत्र की कमजोरी की एक व्यापक तस्वीर बनाता है। तो ये जो पेल्विक एरिया में भारीपन और खिंचाव की भावना है, हैरानी की बात यह है कि इसका असर सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लहर सीधे दिल तक पहुंचती है और वहां तो ये एक तूफान खड़ा कर देती है। दिल से जुड़े लक्षण तो बहुत ही नाटकीय हैं। मुझे ये वर्णन पढ़कर ही सिहरन हो गई, जैसे दिल को किसी लोहे के शिकंजे में कसकर पकड़ लिया गया हो। कल्पना कीजिए इस एहसास को। ये सिर्फ एक शारीरिक लक्षण नहीं है, यह एक मानसिक यंत्रणा है। स्रोत यहाँ सिर्फ बायोलॉजी नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के अनुभव का दर्द बयान कर रहा है। और ये यही नहीं रुकता। नहीं, आगे लिखा है कि ऐसा महसूस होता है जैसे सारा खून दिल की तरफ दौड़ गया हो और दिल इतना भर गया है कि अभी फट जाएगा। ये एक तरह का संकट है जो हृदय में महसूस हो रहा है। और ये सिर्फ दिल में महसूस नहीं हो रहा, पूरे शरीर में धड़कन महसूस होने की बात कही गई है, जैसे खून नसों को फाड़कर बाहर आ जाएगा। हाँ, ये रक्त परिसंचरण प्रणाली पर एक जबरदस्त दबाव को दिखाता है। और धड़कन की गति भी बताई गई है, 150 से 170 प्रति मिनट। ये तो बहुत ही ज्यादा है। ये एक अत्यधिक तेज गति है जो शरीर को भारी तनाव में डाल देती है। इसके साथ ही नब्ज का अनियमित होना और छाती के बाईं ओर इतना तेज दर्द होना कि रात को नींद से जगा दे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, हाँ। तो ये फिर से मानसिक चिंता से जुड़ता है। हाँ। हाथ पैर ठंडे पड़ जाना और उन पर ठंडा पसीना आना। हाँ, ये एक क्लासिक फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के शारीरिक लक्षण है, जैसे शरीर किसी बड़े खतरे का सामना कर रहा हो। और अब एक और बारीक जानकारी दी गई है कि ये लक्षण खाने के बाद या किसी भी करवट लेटने पर बढ़ जाते हैं, खासकर बाईं करवट पर। ये विशिष्टता इन लक्षणों को और भी परिभाषित करती है। तो मानसिक बेचैनी, पेल्विक दबाव और अब ये हृदय का संकट, ये सब एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया की तरह। बिल्कुल। इन 3 मुख्य क्षेत्रों के अलावा मन, पेल्विस और हृदय कुछ और भी अनोखे लक्षण हैं जिनका जिक्र किया गया है, जो इस पहेली को और भी दिलचस्प बनाते हैं। हाँ। जैसे ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलना पाना। ये बहुत ही अजीब है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये संतुलन या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी किसी गहरी समस्या की ओर इशारा कर सकता है। हो सकता है कि शरीर और दिमाग के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना बिगड़ गया हो कि जरा सी भी असमान सतह पर चलना मुश्किल हो जाता है। और एक और दिलचस्प बिंदु है, शरीर में छोटे छोटे हिस्सों में दर्द होना जो लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये दर्द एक जगह स्थिर नहीं रहता, बल्कि घूमता रहता है। मतलब एक मायावी किस्म का दर्द है जिसे पकड़ना मुश्किल है। अच्छा, बार बार पेशाब और शौच जाने की इच्छा का भी जिक्र है, और इसे खास तौर पर गर्भाशय के अपनी जगह से खिसकने, जिसे प्रोलैप्सिस कहते हैं, उसके साथ जोड़ा गया है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे गर्भाशय का दबाव सीधे मूत्राशय और मलाशय पर पड़ रहा है। और यहाँ एक और अनूठा संबंध बताया गया है जो शरीर की आंतरिक वायरिंग के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। कौन सा?
दस्तावेज में लिखा है कि अगर पेशाब करने की इच्छा पर ध्यान ना दिया जाए, उसे रोका जाए, तो छाती में भारीपन या जकड़न यानी कंजेशन महसूस होती है। सच में? मूत्राशय के दबाव का छाती से क्या लेना देना? है ना? ये हमें शरीर की जटिल कार्यप्रणाली के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक जगह का दबाव दूसरी बिल्कुल अलग जगह पर महसूस हो सकता है। तो अब जब हमने इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को देख लिया है, मानसिक उथल-पुथल, पेल्विक दबाव, दिल का संकट और ये अजीबोगरीब दूसरे लक्षण, तो हमारी पहेली की तस्वीर कैसी दिखती है? मेरे हिसाब से हम एक ऐसी स्थिति देखते हैं जहां कोई भी लक्षण अकेला नहीं है। बिल्कुल। मानसिक स्थिति का गर्भाशय पर गर्भाशय का हृदय पर और इन सभी का पूरे शरीर की सामान्य संवेदनाओं पर सीधा असर पड़ रहा है। ये एक जटिल और आपस में गहराई से जुड़ी हुई प्रणाली को दर्शाता है, जहां एक तार को छेड़ने से पूरे यंत्र में कंपन होता है। तो आज हमने लिलियम टिग्रिनम से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन की और देखा कि कैसे इसमें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लक्षणों का एक गहरा और जटिल ताना-बाना बुना गया है। हाँ, जो मुख्य बातें निकल कर आईं, शरीर के बाईं ओर प्रभाव, तीव्र भावनात्मक उथल-पुथल का गर्भाशय की समस्याओं से सीधा जुड़ाव और दिल पर होने वाले नाटकीय प्रभाव। मेरे लिए इस पूरी कहानी का सार विरोधाभास में छिपा है। आराम करने की इच्छा लेकिन स्थिर न रह पाना, महत्वाकांक्षा के बिना जल्दबाजी, हिंसक विचार लेकिन साथ में गहरा डर। ये गहरे आंतरिक संघर्ष को दिखाता है। बिल्कुल, जो मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर प्रकट हो रहा है। ये सिर्फ लक्षणों की एक सूची नहीं है, ये एक व्यक्ति की आंतरिक उथल-पुथल की कहानी है। और ये हमें आज के श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार पर लाता है। ये सब एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस तरह के पुराने ग्रंथ शरीर को अलग-अलग हिस्सों के जोड़ के रूप में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण एकीकृत प्रणाली के रूप में देखते थे, जहां एक हिस्से की बेचैनी तुरंत दूसरे हिस्से में प्रकट होती है। आज की आधुनिक विशिष्टीकृत चिकित्सा, जहां दिल के लिए अलग डॉक्टर हैं, दिमाग के लिए अलग और पाचन के लिए अलग, उसकी तुलना में शरीर को देखने का यह समग्र दृष्टिकोण हमें स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में क्या सिखा सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।